हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो प्रीवियस ईयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों का कंप्लीट व्याख्यात्मक सोल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और वीडियो आपको कैसा लगा है। कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ यूपीपी भर्ती परीक्षा तथा उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो सीरीज, जहां पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्गेस, ऑप्शन डी एनपी चक्रवर्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत किया गया था तथा कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वर्ष 1902 ईस्वी में इसे एशियाटिक सोसाइटी से अलग कर केंद्रीकृत रूप दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश 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 सबसे पुराना उपनिषद है? ऑप्शन ए केना उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन डी ईश उपनिषद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईश उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें ईश उपनिषद सबसे पुराना है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जबकि छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त और ऑप्शन डी ब्रजेश्वर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अन्यत्र नाम भी देखने को मिलता है, जिसमें अजय नाम इनके लिए प्रयोग किया गया है। वहीं चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी और चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक चालों का वर्णन विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है और चाणक्य को पुराणों में द्विज अर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ऑप्शन बी है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और ऑप्शन डी है तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश। तो साथियों, आप सभी को बता दें, तुगलक वंश अंत में नहीं था। ये प्रश्न यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे तुगलक वंश शुरू में नहीं था, तो ऑप्शन डी भी यानी सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बात बची आपके ए और बी में। तो ए और बी में कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले गुलाम वंश आया, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश आता है, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा है। और उसके बाद में और सबसे अंतिम में दिल्ली सल्तनत का जो वंश है वो है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? पूछा गया संस्कृत में रचित नहीं, तो कौन सी कृति संस्कृत में रचित नहीं है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी तिरुकुरल, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मेघदूत। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तिरुकुरल जो है
वो रचना संस्कृत में रचित नहीं है। वहीं रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत ये भी साहित्यिक कृतियां जो संस्कृत में रचित हैं, जबकि तिरुकुरल जो है वो तमिल भाषा में रचित काव्य है जिसके रचनाकार तुरवल्लुवर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्हें फ्रंटियर गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग अब जान ही गए होंगे। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी खान अब्दुल वली खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें ही सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम बीकाजी कामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 एक प्रख्यात कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा भी थी। इन्होंने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला भी थी। और ये किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी डी सावरकर, ऑप्शन सी शरद चंद्र और ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी सावरकर। स्वतंत्रता सेनानी डी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस दया व सेवा की प्रतिमूर्ति थी। इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश डैश का हिस्सा था? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी असम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को विभाजित कर नवीन मेघालय राज्य का गठन किया गया। यह भारत का आर्द्रतम क्षेत्र है। यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है। मेघालय को यह नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्राध्यापक SP चटर्जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये मेघालय में स्थित हैं। और आपको बता दें, मेघालय राज्य की खाड़ी पर्वतीय श्रेणी में ही स्थित मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी खासी पहाड़ियां, ऑप्शन सी कुमाऊं पहाड़ियां, ऑप्शन डी गढ़वाल पहाड़ियां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियां है और नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट का एक पर्वतमाला है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को डैश डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टली, ऑप्शन बी रेंगुर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी आर्द्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को
रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है। प्राय इसे काली या कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिकतम होती है और इसका विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इंदिरा गांधी नहर डैश डैश से निकलती है। ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध से, ऑप्शन बी उकाई बांध से, ऑप्शन सी हरिके बांध से, ऑप्शन डी इंदिरा सागर बांध से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बांध से या हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। यह राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 42% और ऑप्शन डी 35%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे 22% लोग रहते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में भारत में गरीबी रेखा के से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 276 लाख है। वहीं विश्व बैंक द्वारा प्रतिदिन $1.90 से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन डी मार्केटाइजेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर एकाधिकार होता है। मोनोपोली में मांग तथा आपूर्ति के साथ उत्पाद के मूल्यों पर भी उक्त व्यक्ति अथवा संस्था का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। ऑप्शन ए मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखा है, लिखा होता है तो गलत हो गया भाई। अगला है रानी की वाव की आकृति है। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं, ये भी गलत हो गया, हस्ताक्षर तो सभी नोटों पर होते हैं। ऑप्शन डी नोट का रंग भूरा होता है। तो 100 के नोट का रंग भूरा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बंगलुरु और ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिजर्व्ड रेट, ऑप्शन बी प्राइम लेंडिंग रेट, ऑप्शन सी बेस रेट और ऑप्शन डी मार्जिनल रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेस रेट। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता उसे बेस रेट यानी आधार दर कहते हैं। इसे कम दर पर बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। बेस रेट की व्यवस्था जुलाई 2010 से लागू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन बी संसद से, ऑप्शन सी संघीय न्यायपालिका से और ऑप्शन डी मानव अधिकारों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये केवल राज्य की नीति निर्माण में एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून यानी राइट टू एजुकेशन किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2017। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह कानून अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह संपूर्ण देश में लागू है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए बिहार के राज्यपाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु के राज्यपाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार के राज्यपाल। वर्तमान में आप सभी लोग बताएं, भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं और उनका नाम क्या है और किस क्रम के वो राष्ट्रपति हैं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है नामित किया जा सकता है संसद सदस्यों के रूप में, और इनका नामांकन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान में आप सभी को बता दें, लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति की तरफ से, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य एवं क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को अब भी नॉमिनेट किए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। ये सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वर्ष 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तथा दूसरी बार वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, 1 क्यूसेक जल डैश डैश के बराबर होता है? ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28.317 लीटर पर सेकेंड जो होता है 1 क्यूसेक के बराबर होता है। और 1 क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। लीटर में मापने पर यह बहाव लगभग 28.37 लीटर पर सेकंड हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ, ऑप्शन डी स्टेरियोस्कोप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक विद्युत उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है एवं इसका उपयोग टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, श्रवण सहायता यंत्रों, चलचित्रों के निर्माण तथा रिकॉर्डर की गई श्रव्य इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी पीबी, ऑप्शन सी एयू, ऑप्शन डी Na। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लेड का रासायनिक प्रतीक पीबी होता है। वहीं आपको बता दें अन्य इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेड यानी सीसा का रासायनिक प्रतीक पीबी होता है, जो लैटिन शब्द प्लबम का संक्षिप्त रूप होता है। जो लैटिन आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 82 है। के आपको बता दें कैल्शियम यानी पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है। वहीं एयू आरम सोने का यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक होता है। Na नाइट्रियम सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन सी ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी इंडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम की परमाणु संख्या 31 होती है और बोरान की परमाणु संख्या 5 होती है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है तथा इंडियम की परमाणु संख्या 49 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी यौन मार्ग, ऑप्शन सी गर्भाशय ग्रीवा और ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शुक्रवाहिका मादा जनन अंग का एक भाग नहीं, यह नलिका पर जनन तंत्र में वृषण कोशों को दोनों ओर से जोड़ती है, अतः यह एक नर जनन अंग का भाग हो सकता है। तो साथियों, ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया और व्याख्यात्मक हल के साथ आप सभी के साथ डिस्कस किया गया है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई चैनल के माध्यम से, जो उम्मीद करते हैं आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम के साथ साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होगी जहां पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, साथियों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।